बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हम आज लेक्चर नंबर 19 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह बायोएनर्जेटिक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। बायोएनर्जेटिक्स जो पिछले कुछ लेक्चर से ये टॉपिक चल रहा था हमारा, तो इंशाल्लाह आज इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में जिन चीज़ों को हमने कवर करना है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इस हवाले से हमने ग्लाइकोलिसिस कल वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो उसके बाद जो अगले स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो फर्दर जो स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, इसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये फर्दर स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, इनको यहाँ पर हमने कवर करना है। इसके साथ साथ जो केमियोस्मोसिस मैकेनिज्म है एटीपी सिंथेसिस का, और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म होती है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एटीपी बजट एरोबिक रेस्पिरेशन में हासिल होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जो कि सेकंड फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, विच इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। ये कैसे परफॉर्म होता है, हमने यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को एज अ लिंक रिएक्शन अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई दिस अल्टरनेटिव नेम इज गिवन टू दिस पाथवे। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये फेज कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा कि पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो कि साइटोसोल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये दरअसल ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट हैं। ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होंगे। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन किसी प्रोकैरियोटिक सेल में हो रही हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ नहीं होते, इस वजह से पायरुवेट की फर्दर ट्रीटमेंट साइटोप्लाज्म में ही होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में चूंकि रिमेनिंग एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है, इस वजह से पायरुवेट्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होना पड़ता है। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल किस तरह से होंगे? दरअसल माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पायरुवेट्स के लिए परमिएबल होती है, यहां से पायरुवेट इजीली पास कर सकते हैं, बट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज नोन एज पायरुवेट ट्रांसलोकेज। इसका नाम है पायरुवेट ट्रांसलोकेज। So with the help of this pyruvate translocase, pyruvate molecules माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होंगे। तो इस तरह से ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो जाते हैं। जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हैं, तो अंदर जाकर फिर इसका फर्दर ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे छीन लिया जाएगा, इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए जाएंगे, लेकिन आखिर में फिर इसके साथ कोएंजाइम ए ऐड होगा। तो इन तीन इवेंट्स के बाद फाइनली इसकी शक्ल एसिटाइल को ए में तब्दील हो जाएगी। तो ये सारा जो इवेंट आपको बताया, ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में ये जो मैंने इवेंट्स यहाँ पे बताए, इनको अगर हम थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ देखें, तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में मुलाहिजा कर रहे हैं कि पायरुवेट मॉलिक्यूल which is a 3 carbon compound, when it enters into the mitochondrion, यहाँ दाखिल होने के बाद फिर इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड लूज होगा। दिस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पायरुवेट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर देखो, आपको ये हाईलाइट करके पोर्शन ऑफ पायरुवेट पॉइंट आउट किया है, जो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूज होता है। उसके बाद फिर ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर आपसे ये सवालात पूछे जा सकते हैं कि व्हेन pyruvate is decarboxylated into the mitochondrial matrix,
विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ये एसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट आपने याद रखना है। या फिर यूं भी पूछा जा सकता है कि वेयर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। हालांकि अगर आप याद करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हमने इस तरह का एक इवेंट पढ़ा था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है और एसिटाल्डिहाइड बनता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो इवेंट। हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इस तरह का इवेंट पढ़ा था। लेकिन ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपने याद रखना है कि पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन और नतीजे में एसिटाल्डिहाइड की प्रोडक्शन ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगी। और जब ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा तो इस एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। अल्डिहाइड पार्ट अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद ये एसिटाइल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन की रिमूवल के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है वो NAD+ है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये यहां से हाइड्रोजन लेकर NADH बन जाता है और आफ्टर losing hydrogen acetaldehyde is changed into acetyl group. So this second activity also occurs in the mitochondrial matrix. जब ये acetyl group बन जाएगा तो इसके साथ फिर coenzyme A ऐड होता है। So this addition of coenzyme A is also added in the mitochondrial matrix. आपने ये तीनों इवेंट्स की साइट याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये तीनों इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 3 इवेंट्स फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो कोएंजाइम ए है दरअसल ये एक सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसके साथ एक ग्रुप लगा होता है, इस ग्रुप को कहते हैं सल्फ हाइड्रल ग्रुप। सल्फ हाइड्रल ग्रुप, तो ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप की वजह से दिस कोएंजाइम ए इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो बाज़ यहां से MCQ ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो पायरुवेट सल्फर कंटेनिंग नहीं है, एसिटाल्डिहाइड भी सल्फर कंटेनिंग नहीं है, ना ही NAD NADH या एसिटाइल। असल में एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द कोएंजाइम ए व्हिच कंटेन्स सल्फ हाइड्रल ग्रुप। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये सारा जो फेज था इसको कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे फेज के दौरान हालांकि डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए भी हो रहा है, लेकिन जो यहां पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हुआ है उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जो मेजर पोर्शन है वो दरअसल एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। दरअसल ये जो पूरा प्रोसेस है 3 एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स से कैटलाइज हो रहा है। दैट एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज नोन एज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो दिस पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 एंजाइम्स। बेसिकली ये एक सिंगल एंजाइम नहीं है। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 एंजाइम्स। इसमें 3 एंजाइम्स का एक कलेक्शन है और इसके साथ साथ 5 कोफैक्टर्स इस 3 एंजाइम के साथ एसोसिएटेड हैं। 5 कोफैक्टर्स और 3 एंजाइम्स पर मुश्तमिल ये कॉम्प्लेक्स इस पूरे फेज को कैटलाइज कर रहा है। तो इसमें जो मेजर पार्ट है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का वो चूंकि एक डीहाइड्रोजिनेज पार्ट है जिसने ये ऑक्सीडेशन का मुजाहरा किया है। दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस फेज, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन का नाम क्यों दिया गया, तो आपने ये रीजन भी याद रखना है। बिकॉज ड्यूरिंग दिस फेज the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondrion and the pathway of aerobic respiration that occurs inside the mitochondrion are linked together। क्योंकि ये वो फेज था जिसने इन दोनों पाथवेज को जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर और माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर परफॉर्म हो रहे थे उनको इसने लिंक किया है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन। अच्छा, अब यहां पर देखो 2-3 चीजें और भी पूछी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पायरुवेट ये कौन से प्रोसेस की प्रोडक्ट है, आपको ये बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए। पायरुवेट कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट है। अच्छा, पायरुवेट के बाद फिर इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की फाइनल प्रोडक्ट क्या थी, एसिटाइल को ए। तो एसिटाइल को ए
अब इसकी फर्दर फेट क्या होगी, एसिटाइल को ए ये कहाँ जाएगा, तो एक्चुअली एसिटाइल को ए एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, इसकी फर्दर फेट क्या होगी, इसने क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल हो जाना है। तो यहां पर ये अक्सर सवालात पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट पायरुवेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, उसमें आपने एसिटाइल को ए को पिक करना है। या विच मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, तब भी आपने क्रेब्स साइकिल ये एसिटाइल को ए को पिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच मॉलिक्यूल एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ऑप्शन अक्सर दिए जाते हैं पायरुवेट, एसिटाल्डिहाइड या फिर ये एसिटाइल को है। तो यहां पर बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो अंदर दाखिल हो रहा है, वो है पायरुवेट बाय मींस ऑफ पायरुवेट ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहां पर माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह इधर से कोई सवाल आपका मिस नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब आखिर में एक और पॉइंट पे भी तवज्जो आपकी दरकार है। यहां पर ये बात ध्यान में रखिए कि ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स लिबरेट हुए थे, लिहाजा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट फेज भी ट्वाइस परफॉर्म हुआ है। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये 2 दफा परफॉर्म हुए हैं। लिहाजा आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड एनएडी या एनएडीएच आर प्रोड्यूस्ड, तो आंसर क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए इसका एनर्जी बजट कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट फेज में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वर प्रोड्यूस्ड, तो एक्चुअली डायरेक्टली कोई एटीपी यहां पे नहीं बन रहा। डायरेक्टली से मतलब है जैसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, वो यहां पे नहीं हो रही। अलबत्ता ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आखिर में जब रेस्पिरेटरी चेन में ये दाखिल होंगे और इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पर जाकर ये एटीपी यील्ड करेंगे। और चूंकि ये NADH मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मौजूद हैं, लिहाजा ये अपना जो फुल पोटेंशियल है वो शो करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोवाइड करेंगे। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी क्या है कि 1 NADH2 कैन गिव राइज हाउ मेनी एटीपीज, 3 एटीपीज। मैंने कल भी आपको ये पॉइंट आउट किया था कि एक NADH2 से 3 एटीपी हासिल होते हैं। कैसे हासिल होते हैं ये अभी आगे चलकर हम जस्टिफाई करेंगे। तो चूंकि यहां पर ये 2 NADH2 मिल रहे हैं इस फेज में, लिहाजा यहां पर जो टोटल गेन ऑफ एटीपी होगा वो 6 एटीपी होगा। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी ये 6 है, टोटल गेन ऑफ एटीपी इट इज 6। और नेट गेन ऑफ एटीपी क्या होगा भला, तो नेट गेन ऑफ एटीपी भी 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई एटीपी की कंजप्शन नहीं हो रही। सो टोटल एंड नेट गेन ऑफ एटीपी 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने। अब इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि जैसे कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ये बात हम एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में कर रहे हैं। मैंने अभी आपको तवज्जो दिलाई है कि ये इवेंट दरअसल एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है। तो पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रिजल्ट ऑफ बहुत क्लियर है, इज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन या कार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन। तो कौन सा इवेंट यहां परफॉर्म हुआ था, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन नॉट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। देयरफॉर द राइट आंसर इज डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, अगर यहां पर हम ये एरोबिक की जगह एनारोबिक वर्ड भी लगा देते तो तब भी कोई फर्क ना पड़ता आंसर के ऊपर, डीकार्बोक्सिलेशन आंसर ही रहता। सिर्फ वो फर्क पड़ता है साइट का। अगर हम साइट पूछ रहे होते कि कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाल्डिहाइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, कहां पर होता है ये, तो तब हम एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को पिक करते, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होती तो आपने साइटोप्लाज्म को ही ऑप्ट करना था। ठीक है, Which of the following molecule enters into the mitochondria during aerobic respiration? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने की जुर्रत करता है, एसिटिक एसिड या एसिटाल्डिहाइड
या एसिटाइल कोए या पायरुवेट, तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो अंदर दाखिल हो रहा है? पायरुवेट। पायरुवेट एक्चुअली दिस इज पायरुवेट, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द पायरुवेट। कुछ पुरानी जो बुक्स हैं उनमें एक ओल्ड आइडिया ये था कि एसिटिक एसिड अंदर दाखिल हो रहा होता है, जबकि अब ये आइडिया चेंज हो चुका है, ठीक है। तो पुराने जो एडिशंस हैं पंजाब बुक के, पीटीबी वाली बुक के, उसके अंदर एसिटिक एसिड वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा कि ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है दैट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और मैंने उसका वो चैनल भी बताया कि पायरुवेट ट्रांसलोकेज इज द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बाय विच पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब देखो उसी हवाले से ये सवाल आ गया कि द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट चैनल which is involved in the movement of pyruvate from cytoplasm to mitochondria is known as, क्या नाम था उसका? पायरुवेट ट्रांसलोकेज। पायरुवेट ट्रांसलोकेज, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये उस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नेम है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद ये जो एसिटाइल को प्रोड्यूस हुए ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में, ये दाखिल हो गए हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल में अब क्या इसके साथ ट्रीटमेंट होगा? अच्छा, क्रेब्स साइकिल वैसे ये आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर पर्टिकुलरली क्रेब्स साइकिल का जो टॉपिक है वो स्किप्ड है, तो असूली तौर पर क्रेब्स साइकिल से कोई सवाल नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पिछले साल की रविश रही है पीएमसी की, तो उसमें कई एक ऐसे टॉपिक से भी सवाल आते रहे जो कि गिवन नहीं थे, तो ये तो वैसे ही बहुत रेलेवेंट है, तो इस वजह से इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको भी ज़रूर कवर करना है। लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि यहाँ से सवाल नहीं आएगा। बहरहाल अगर यहाँ से आ जाए तो इंशाल्लाह आप ज़रूर आंसर कर सकेंगे। देखिए यहाँ से क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा ये क्रेब्स साइकिल भी याद रखिए कि 2 दफ़ा परफॉर्म होगी, ट्वाइस ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है। हम इसके भी जितने भी चीज़ें होंगी उनको डबल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो हम आखिर में हिसाब किताब करते हैं। पहले देखिए इसका मैकेनिज्म है क्या। क्रेब्स साइकिल ये कहां परफॉर्म होती है? तो एक्चुअली क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते वहां क्रेब्स साइकिल की साइट क्या होगी? मसलन बैक्टीरिया, क्या वो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करते होंगे? यकीनन करते हैं। वहां साइटोप्लाज्म में ही ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है। अच्छा, आप देखिए क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए ये साइकिल के अंदर ऑलरेडी अकरिंग ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्जेलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। और जबकि एसिटाइल को ए इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो पिछले फेज के दौरान लूज हो गया था, हालांकि जो पायरुवेट था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। तो एसिटाइल को ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल को ए विद द हेल्प ऑफ वाटर इट रिएक्ट्स विद ऑक्जेलो एसीटेट। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसका जो कोएंजाइम ए पार्ट होगा, जो सल्फर कंटेनिंग पार्ट था, मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज नोन एज सल्फ हाइड्रल ग्रुप। सो दिस सल्फ हाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग कोएंजाइम ए इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एसिटाइल को ए। ये जो को ए पार्ट था इसका ये रिमूव हो जाएगा और ओनली द एसिटाइल पार्ट हैज बीन एडेड इनटू द ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट आफ्टर गेनिंग दिस 2 कार्बन फ्रेगमेंट इट बिकम्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज सिट्रेट, या फिर इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होने वाला सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। और अगर आप इस सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें, यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर इसी वजह से दिखाया गया कि हम इसका एक फीचर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं। देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सिट्रेट मॉलिक्यूल, तो हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आयनिक स्टेट है इसकी, ठीक है। हियर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप and this is another carboxylic acid group. So total how many carboxylic acid groups are there? 3. So basically ये जो citric acid है this is tri carboxylic acid compound, tri
कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। सो सिट्रिक एसिड चूंकि एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है और ये क्रेब्स साइकिल में पैदा होने वाला सबसे पहला कंपाउंड है, इस वजह से क्रेब्स साइकिल को बाजुकात सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसकी अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं? दिस इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको सिट्रेट या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका दूसरा एक और अल्टरनेटिव नेम है दैट दिस इज आल्सो नोन एज टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल। तो व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल? तो रीजन इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट क्रेब्स साइकिल हैज the first stable compound in the form of citrate, therefore this cycle is also known as citrate cycle or citric acid, and since this citrate contains 3 carboxylic acid compounds, therefore it is known as TCA cycle. तो ये था रिएक्शन नंबर 1। अब आइए रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 में आप देखिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने पर टेम्परेरली ये सिस अकॉनिटेट में चेंज होता है, बट अगेन व्हेन वाटर इज एडेड इनटू द सिस अकॉनिटेट, अब की दफा ये वाटर गेन करने के बाद बन जाएगा आइसोसिट्रेट। तो अगर सिट्रेट और आइसोसिट्रेट को ऑब्जर्व किया जाए तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है। देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो ऐसी सूरत में ये बन गया थोड़ी देर के लिए सिस अकॉनिटेट। वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिमूव हुआ? तो वाटर मॉलिक्यूल अगर आप गौर करें इसमें से, जैसे ये इस जगह पर OH ग्रुप था, ये निकल गया यहां से, और इसी तरह से एक H यहां से निकला तो ये H2O निकला, और यूं डबल बॉन्ड ये इधर क्रिएट हो गया। ठीक है, ये OH और इस जगह से ये एक H रिमूव हुआ और वाटर बन गया, और इस तरह ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। फिर दोबारा जब वाटर ऐड हुआ है तो वाटर ऐड होने पर अब ये इस कार्बन पर हाइड्रोजन और इस कार्बन पर OH ऐड हो गया, डबल बॉन्ड यहां से खत्म हो गया, तो अब उसका स्ट्रक्चर पहले से मुख्तलिफ हो चुका है। तो एक्चुअली दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जैसे मैंने आपको कल भी पॉइंट आउट किए थे, ग्लाइकोलाइसिस में कितने पेयर्स आइसोमर्स के आपने नोट किए थे? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आइसोमर्स वर फाउंड इन द 3 पेयर्स। सो आप देखिए क्रेब्स साइकिल के अंदर भी आपको ये एक और पेयर आइसोमर का पता चल गया। कौन कौन सा? सिट्रेट और सिस अकॉनिटेट, या सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट, या सिस अकॉनिटेट एंड आइसोसिट्रेट। सो कौन सा पेयर आइसोमर का है? सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट। गुड, ठीक है। तो ये आपने इस पेयर को भी याद रखना है कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। सो इनफैक्ट ये आइसोमराइजेशन का एक मैकेनिज्म था कि पहले डीहाइड्रेशन हुई है, दिस इवेंट इज डीहाइड्रेशन, और उसके बाद फिर वाटर जब ऐड हुआ तो दिस इवेंट इज नोन एज हाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन, इसके नतीजे में एज अ होल यहां पर आइसोमराइजेशन हो रही है। सो अगर आपसे किसी सवाल में ये पूछा जाए कि कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट इज द रिजल्ट ऑफ, तो वहां पर डीहाइड्रेशन या हाइड्रेशन ऑप्शंस ना हो, बल्कि वहां पर अगर आइसोमराइजेशन गिवन है तो आप आइसोमराइजेशन इवेंट को यहां से पिक कर सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट इज द रिजल्ट ऑफ एन आइसोमराइजेशन। सो ये आइसोमराइजेशन का एक मैकेनिज्म था। अच्छा, उसके बाद अब ये जो आइसोसिट्रेट बना है ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, और इस दौरान, इस कन्वर्जन के दौरान यहां पर NAD एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, और आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन गेन करके ये NADH बन जाएगा। सो दिस इज इनफैक्ट ऑक्सीडेशन। बट यहां पर पैरेलली एक और इवेंट भी हुआ है, दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर देखा जाए तो यहां ऑक्सीडेशन के साथ साथ चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी हो रहा है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, और अक्सर सवाल में ये बात पूछी जाती है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन अकर्ड इन द क्रेब्स साइकिल। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन अभी इसके बाद भी आपको दिखाई देगी, लेकिन ये पहला ओकेजन है क्रेब्स साइकिल में जब ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी। तो इस ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो अब तक ये जो था सिट्रेट, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, बिकॉज 4 कार्बन ऑक्सिलो एसीटेट और ये 2 कार्बन एसिटाइल जब कंबाइन होते हैं तो 6 कार्बन सिट्रेट इज प्रोड्यूस।
Cis aconitate is also 6 carbon molecule. Isocitrate is also 6 carbon molecule. लेकिन अब जो अल्फा कीटोग्लूटरेट बना है, this is 5 carbon molecule. So size has been reduced. तो बाज़ औक़ात यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि during the conversion of isocitrate into alpha ketoglutarate which of the following are lost. तो क्या कुछ लॉस हुआ है? यहाँ पर कार्बन भी लॉस हुआ है, ऑक्सीजन भी लॉस हुआ है और हाइड्रोजन भी लॉस हुआ है. ठीक है, इन तीनों को आपने माइंड में रखना है. तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है. अच्छा, तो अब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट इन द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. यहां पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस ये होगा कि इस वक्त कोएंजाइम ए का एडिशन भी हो रहा है. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन उसी मैनर में हो रही है. NAD इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो हाइड्रोजन गेन करके NADH बन जाएगा, जबकि CO2 रिमूव होगा. लेकिन यहां पर इसके साथ साथ कोएंजाइम ए भी ऐड हो रहा है. तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन गया सक्सिनाइल को ए. ठीक है, ये मॉलिक्यूल सक्सिनाइल को ए बन गया है. तो सक्सिनाइल को ए का जो साइज है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट से और शॉर्ट हो गया. अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, बट द सक्सिनाइल को ए इज a 4 कार्बन कंपाउंड. अल्फा कीटोग्लूटरेट ये नॉन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड था, लेकिन सक्सिनाइल को ए इज बेसिकली अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर ये जो कोएंजाइम ए ऐड हुआ है इट हैज अ सल्फर. तो आपने ये जो सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी याद रखना है कि ये कोएंजाइम ए जो कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है, और जब ये ऐड हो जाए तो वो मॉलिक्यूल सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन जाता है. अब ये जो सक्सिनाइल को ए मॉलिक्यूल यहां पे हासिल हुआ, दिस सक्सिनाइल को ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए इस तरह रिमूव होता है कि वाटर ऐड होगा और इसके ऐड होने से कोएंजाइम ए विल बी रिमूव्ड. ओके, लेकिन मीनवाइल जब ये कन्वर्जन होती है तो उस दौरान में यहां पर जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, दैट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आल्सो परफॉर्म्स अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी हो रही है. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हमने कल भी जिक्र किया था. ग्लाइकोलिसिस में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के इवेंट हुए थे. आपको याद है कि ग्लाइकोलिसिस में हाउ मेनी टाइम्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्ड? कितनी दफा हुई थी ये? 2 टाइम्स. 2 टाइम्स. कौन कौन से रिएक्शंस में? 7 और 10 में 2 टाइम्स ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुआ था क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस में, और उसके नतीजे में टोटल 4 एटीपी बने थे, लेकिन 2 चूंकि कंज्यूम हो गए तो 2 नेट हमने एटीपी वहां से कैलकुलेट किए थे. अब देखो ये क्रेब्स साइकिल के दौरान भी रिएक्शन नंबर 6 में जब ये सक्सिनाइल को ए सक्सिनेट में चेंज होता है, उस दौरान में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा. और इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पर GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करते हैं इनटू ATP GTP, और फिर GTP रिएक्ट करता है ADP से, और GTP से एक फॉस्फेट ADP को मिल जाएगा और वो इसे गेन करके ATP बना लेगा, जबकि ये अपना फॉस्फेट लूज करके दोबारा GDP में चेंज हो जाएगा. सो इन दिस वे अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन द क्रेब्स साइकिल. याद रखो कि पूरी रेस्पिरेशन में सिर्फ ये 2 ओकेजन्स हैं. एक वो ग्लाइकोलिसिस जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है, और दूसरा क्रेब्स साइकिल जिसमें ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है. इसके अलावा और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन किसी जगह नहीं होगी. तो लिहाजा आपने इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना है कि किस किस पॉइंट पर किस किस जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है और उसमें से कितने एटीपी हासिल हुए हैं. पहले वाले केस में रिएक्शन नंबर 7 के अंदर ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी, 10 के अंदर 2 एटीपी, 4 हो गए. 2 कंज्यूम हुए थे ग्लाइकोलिसिस में, वो माइनस कर दिए, बाकी बच गए 2. और इसी तरह से अब क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी हासिल हुए? तो क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी. अगर आपसे एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में नंबर ऑफ एटीपी पूछना हो तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि हाउ मेनी एटीपीज were produced as a result of substrate level phosphorylation during one Krebs cycle. इस तरह 1 पॉइंट आउट किया गया होगा, फिर आप ये 1 कैलकुलेट करेंगे. लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाता है कि हाउ मेनी एटीपीज एज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वर प्रोड्यूस्ड इन Krebs cycle, तो आंसर शुड बी 2.
उसमें आपने 1 नहीं पिक करना, ठीक है, क्योंकि 2 दफा क्रेब्स साइकिल होती है तो ये अल्टीमेटली 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का रिजल्ट होंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लाइकोलिसिस में 2 और 2 ये, तो टोटल 4 एटीपी ऐसे हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का रिजल्ट है। सही। अच्छा, बहरहाल अब ये जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है, दिस इज सर ऑल्सो। एक चीज जी बेटा सर चीज पूछनी थी मुझे। पूछिए। सर थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन हो गई है मुझे। क्या? सर देखें, हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में स्टेप नंबर 7 पर स्टेप नंबर 10 पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। सर इन स्टेप सर ये 4 दफा होनी चाहिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 दफा एक, हाँ मेरी बात समझ आई? हाँ, मैं ये समझ 4 रहा हूँ। दफा होनी चाहिए, हम कहते हैं 2 दफा होती है ये। असल में वो चूंकि रिएक्शन ट्वाइस हो रहा है ना, तो बस हम Yes, sir. उस ओकेजन को एक सिंगल ओकेजन मानते कि वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो रिएक्शन नंबर 7 उसको हम कोई अलग से काउंटिंग नहीं की हुई कि एक दफ़ा जो रिएक्शन से उनकी काउंटिंग अलग हो, दूसरी दफ़ा जब क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसकी काउंटिंग अलग से हो, ऐसे नहीं है। तो बस हमने जब रिएक्शन नंबर 7 कहा तो वो एक ओकेजन माना गया, रिएक्शन नंबर 10 कहा तो वो दूसरा ओकेजन माना गया, ठीक है। तो वो 2 जगहों पर इस तरह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुई है। इसी तरह से अब क्रेब्स साइकिल में ये एक सिंगल ओकेजन है, ठीक है। इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सक्सिनेट है ये 4 कार्बन कंपाउंड, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में इसका ये जो कन्वर्जन है, दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ एन ऑक्सीडेशन इवेंट, बट दिस टाइम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। इससे पहले 2 दफा ये NAD एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो चुका है, बट इस दफा FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह से सक्सिनेट से हाइड्रोजन के रिमूवल के जरिए ये FADH2 में चेंज हो जाएगा, और सक्सिनेट आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन इट इज चेंज इनटू फ्यूमरेट। आपको याद है यहां पर जो एंजाइम हिस्सा लेता है उसका नाम क्या है? ये हमने एंजाइम वाले चैप्टर में भी इस एंजाइम का नाम पढ़ा था। दिस इज नोन एज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और आपको याद है इस एंजाइम की क्या अहमियत थी कि ये वो एंजाइम है जिसके साथ एक कंपेटिटिव इनहिबिटर समटाइम रिएक्ट करता है। सक्सिनेट से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज मेलोनेट, तो वो मेलोनेट समटाइम इसकी एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाता है और इस तरह से फ्यूमरेट नहीं बन पाता, और यूं क्रेब्स साइकिल अल्टर हो जाती है और इससे डेथ भी वाकया हो सकती है। तो मेलोनेट इज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर जो कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैक करता है, और ये एंजाइम दरअसल इसी रिएक्शन का एंजाइम है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन इवेंट, ये भी एक किस्म की ऑक्सीडेशन है। अच्छा, आपने ये काउंट करते जाना है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑक्सीडेशन अकर्स ड्यूरिंग कंप्लीट रेस्पिरेटरी पाथवे। जब एक ग्लूकोज की रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी तो कितनी दफा ऑक्सीडेशन इवेंट परफॉर्म हुआ है इस पूरे पाथवे में, आपने ये आखिर में काउंट करना है। अभी आपको यहां पर भी पॉइंट आउट किए हैं। उसके बाद देखिए ये जो फ्यूमरेट बना है, दिस इज ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज चेंज टू मैलेट, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ हाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, हाइड्रेशन टाइप का रिएक्शन है, और फ्यूमरेट इज चेंज इनटू मैलेट। मैलेट फाइनल ऑक्सीडेशन इवेंट से गुजरता है और ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन के लिए अगेन फिर NAD की खिदमात ली गई हैं, और NAD हाइड्रोजन गेन करके NADH में चेंज हो जाएगा, जबकि मैलेट आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन इट इज नाउ चेंज इनटू ऑक्सिलो एसीटेट। तो ये ऑक्सिलो एसीटेट एसिटाइल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ये फिर दोबारा से एक नया मॉलिक्यूल एसिटाइल को एक एक्सेप्ट करेगा और यूं फिर क्रेब्स साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यूं आपने देखा कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होते गए और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती गई, और उनके जो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये कुछ कोएंजाइम्स लेकर निकल गए। तो टोटल अगर हम यहाँ पे गौर करें कि कितने रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहला ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है NADH, ये इस जगह पे जनरेट हुआ, एनदर ये यहाँ पे जनरेट हुआ। हम इसको ट्वाइस कंसिडर करेंगे, यानी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। फिर ये FADH2, ठीक है, तो ये 2 FADH2, और फिर ये इस जगह पर अगेन NADH2। तो टोटल कितने NADH2? 6 NADH2 और 2 FADH2 आर द नेट यील्ड ऑफ द क्रेब्स साइकिल।
इसके अलावा और क्या कुछ यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ और क्या कुछ यहाँ से लूज हुआ, तो ये आपके सामने एक इनपुट ऑफ द क्रेब्स साइकिल और आउटपुट ऑफ द क्रेब्स साइकिल पॉइंट आउट किया गया है। तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं, देखिए कि इनपुट ऑफ द क्रेब्स साइकिल में 2 एसिटाइल ग्रुप्स को इनपुट्स कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये 2 ADP 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स 6 NAD प्लस एंड 2 FAD, जबकि आउटपुट्स में 4 कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो चुके हैं। सही है, 2 ATP 6 NADH और 2 FADH2। सो आपने ये इनपुट्स और आउटपुट्स भी याद रखना है, इसके ऊपर भी MCQs बनाए जाते हैं जी। तो क्रेब्स साइकिल के बाद अब आप इन सवालात के जवाब देने के काबिल हो गए हैं। आप देखिए कि क्रेब्स साइकिल बिगिंस विद बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल CoA टू 4 कार्बन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड था जिसके साथ ये जी, तो ये था ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड। आपने ये ऑक्जेलो एसीटेट कहीं और पढ़ा है? इससे पहले हमने कहां पढ़ा था ऑक्जेलो एसीटेट, याद कीजिए जी। कौन सा? शाबाश बोलो। C4 साइकिल। C4 साइकिल, वो जो C4 फोटोसिंथेसिस थी उसमें भी ऑक्जेलो एसीटेट मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था। और वो जो C4 पाथवे होता है H सिलेक्ट साइकिल, उसमें ये ऑक्जेलो एसीटेट पहला स्टेबल कंपाउंड होता है। और ये जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से उस H सिलेक्ट साइकिल को C4 पाथवे कहा जाता है, वहां पर भी इसका जिक्र आया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल CoA टू 4 कार्बन कंपाउंड। ये वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल यील्ड ATP अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो किसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो ATP लिबरेट होंगे? हाँ जी, ये वो दोनों रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इनके पास जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करवाएंगे और उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को केमियोस्मोटिकली स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATPs। तो इस तरह से ATPs जनरेट होंगे। तो लिहाजा यहां पर राइट आंसर ये बनेगा। अच्छा, इन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंबाइंड विद ऑक्जेलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। अब ये उसके मुकाबले उलट क्वेश्चन है जैसे पहले पूछा गया था। तो कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट से कंबाइन हो रहा था? अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA एंड वाटर मॉलिक्यूल, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA, या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या चीज ऐड हो रही थी जी? 2 molecules of acetyl CoA। इसके मुकाबले में ये जो A ऑप्शन है ये ज्यादा सुटेबल है। अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA एंड अ वाटर मॉलिक्यूल, ये ज्यादा सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, इन क्रेब्स साइकिल द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स व्हेन। तो अभी आपने मुलाहिजा किया था, मैंने पॉइंट आउट किया कहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही हैं। तो पहला ओकेजन था जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हुआ, लिहाजा ये वो फर्स्ट ओकेजन होगा जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। हालांकि उसके बाद भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है व्हेन अल्फा कीटोग्लूटरेट इज चेंज इनटू सक्सिनाइल CoA, लेकिन फर्स्ट जो इवेंट है वो A ऑप्शन के अंदर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इन क्रेब्स साइकिल अ 2-step प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डैश टू आइसोसिट्रेट टू फॉर्म द ऑक्जेलोसक्सिनेट followed by dash of oxalosuccinate to form alpha ketoglutarate। असल में यहां पर भी ये 2-step प्रोसेस है। बीच में ये जो ऑक्जेलोसक्सिनेट है इसका जिक्र हमने अभी क्रेब्स साइकिल में नहीं किया था, लेकिन ये भी मौजूद होता है। तो यहां पर क्या होता है? विच इन्वॉल्व्स डैश ऑफ आइसोसिट्रेट। तो पहले क्या होगा, आइसोसिट्रेट की क्या चीज होगी और ऑक्जेलोसक्सिनेट बनेगा, और फिर ऑक्जेलोसक्सिनेट के बाद क्या चीज होगी कि ये अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा। तो इसमें याद रखो कि पहले ऑक्सीडेशन का इवेंट होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्जेलोसक्सिनेट एक इंटरमीडिएट हासिल होता है, एंड देन ऑक्जेलोसक्सिनेट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, और इस डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फिर फाइनली अल्फा कीटोग्लूटरेट फॉर्म होगा।
अच्छा, 5 metabolic intermediates of the Krebs cycle are numbered 1 to 5 in the list below. Which of the following is correct sequence of these metabolites in the Krebs cycle? तो आपने ये जितना भी Krebs cycle के अंदर रिएक्शंस देखे उनका सीक्वेंस आपको अगर याद हो तो आप इजीली ये करेक्ट सीक्वेंस यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करें इनमें से सबसे तरतीब के लिहाज से सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल आता है, तो आई थिंक ये जो सिट्रेट है वो सबसे पहला मॉलिक्यूल था, तो ये सिट्रेट यानी नंबर 4 सबसे पहला आना चाहिए। तो नंबर 4 यहाँ पर पहला है ए में और इधर पहला है, इन दोनों में नंबर 4 बाद में दिया हुआ है, इस वजह से हम इजीली इन दोनों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ए या बी में से कोई आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि नेक्स्ट इसके बाद आता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट गिवन नहीं है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, तो 4 के बाद फिर 3 होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले और उसके बाद फिर 3, 4 3 दोनों में 4 3 आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर आना चाहिए मैलेट नहीं बल्कि सक्सीनेट, सक्सीनेट आना चाहिए, तो 4 3 2, तो दोनों में 4 3 2 आ रहा है। सही है। अच्छा, उसके बाद सक्सीनेट के बाद फिर क्या आता है, मैलेट आना चाहिए, 4 3 2 5, तो 4 3 2 5 इधर दिया हुआ है लेकिन यहां पर 4 3 2 1 कर दिया है, यहां पर ये गलती हो गई, तो इसका मतलब है कि ए शुड बी द राइट आंसर। इस तरह से ये ए को आप पिक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल एक्सेप्ट, अभी हमने इनपुट्स का जिक्र किया था तो उसमें एसिटाइल कोए दे आर द इनपुट्स, 2 एटीपी, एटीपी आर नॉट इनपुट, ये आउटपुट्स हैं। ये 2 एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये भी इनपुट्स हैं, एनएडीपी इनपुट है बट ये असल में आउटपुट है, तो इस वजह से इसको हम आंसर करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आउटपुट, अब उसका रिवर्स क्वेश्चन है एक्सेप्ट, तो उसमें देखो ये 2 एसिटाइल ग्रुप ये इनपुट्स हैं लेकिन ये आउटपुट ये आउटपुट ये आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि इन जो एक्सेप्शन है वो ये पहला ऑप्शन होगा। अच्छा भाई, तो उसके बाद आप देखिए कि ये जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आपने नोट किए वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स अब आगे फाइनली दाखिल होंगे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां परफॉर्म हो रही है? दरअसल ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसके कैरियर्स मौजूद होते हैं और इसकी साइड भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया वाली सहूलत दस्तयाब नहीं है जैसा कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स, तो वहां ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कैरियर्स हैं दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। आपने बैक्टीरिया में एक पार्ट पढ़ा होगा मीजोजोम, तो उसके मीजोजोम के अंदर दरअसल ये सारे लवाजमात मौजूद होते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पर्पस क्या, इसमें होगा क्या? सो एक्चुअली ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आपने रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स देखे थे उनकी ऑक्सीडेशन होगी। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। तो वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कौन से हैं? रिड्यूस्ड एनएडी जिसको एनएडीएच कहा जाता है और इसके साथ साथ रिड्यूस्ड एफएडी जिसे एफएडीएच कहा जाता है। सो इन दोनों की यहां ऑक्सीडेशन होनी है और ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन इनके इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को केमियोस्मोटिकली स्टोर किया जाएगा इन द एटीपी। अब ये सारा मैकेनिज्म होगा कैसे? दरअसल इसमें जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आप मुलाहिजा करें कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है NADH। NADH ये क्यों यहां से इग्नोर कर दें, इसको मिटा दें। NADH रिडक्टेज, NADH रिडक्टेज या इसको NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स यहां पे दिखाया हुआ है दिस इज NADH रिडक्टेज और NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 कोफैक्टर्स भी मौजूद हैं। ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है व्हिच आल्सो हैज 2 कोफैक्टर्स सच एज FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। सही, तो ये दोनों इसके कोफैक्टर्स हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट यहां पे आपको इस चेन में नजर आएगा वो है FADH डीहाइड्रोजिनेज या इसको कोएंजाइम Q भी कहते हैं या यूबीक्यूनोन भी कहते हैं। सो दिस इज सेकंड कॉम्प्लेक्स।
इस सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो कोफैक्टर्स मौजूद हैं उसमें FAD और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है वो है साइटोक्रोम रिडक्टेज, which consist of two molecules of cytochrome known as cytochrome B and cytochrome C1। इन दोनों को मिलाकर ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंड दिस कॉम्प्लेक्स आल्सो कंप्राइजेस 3 कोफैक्टर्स, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और ये साइटोक्रोम C, बल्कि इसमें एक कोफैक्टर है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, बाकी ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, जी बेटा सर ये बात अभी रिपीट कर दें जो आपने। जी बेटा, इसमें देखो ये जो थर्ड है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सच एज साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, लेकिन इसमें जो कोफैक्टर की हैसियत रखता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है जो कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा है। बाकी दोनों चूंकि प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रही हैं, तो जो कोफैक्टर वो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, साइटोक्रोम C ये फ्री फ्लोटिंग प्रोटीन होती है, ये बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये फ्री फ्लोटिंग प्रोटीन है। अच्छा, उसके बाद फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में भी 2 तरह के साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स हैं, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। तो आपने देखा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इनका सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए, बाज़ औक़ात इनका सीक्वेंस पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। ये तो सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पॉइंट आउट किए। इन एडिशन टू दीज यहां पर 2 और चीजें भी हिस्सा ले रही हैं, और वो 2 और चीजें क्या हैं? नंबर 1 वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये यहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में व्हाट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अभी आप देखेंगे फ्लो करते हुए, तो अल्टीमेटली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड इनटू द ऑक्सीजन एंड आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीजन इज चेंज टू वाटर, वाटर में वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा नंबर 7 यहां पर एक और जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज एक एंजाइम है जो आपने फोटोसिंथेसिस में भी मुलाहिजा किया था। दिस ATP सिंथेज इज वेरी मच एक्सपर्ट इन द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इनटू ADP। इसके अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है और इसको ATP बना देता है। ठीक है, तो इस काम में ये बड़ा माहिर है, लेकिन ये बड़ा सुस्त है, ये खुद ब खुद ये काम नहीं करता। इट हैज टू बी एक्टिवेटेड, और इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी वो अभी आपको यहां पर पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है भाई, तो आपने बच्चों याद रखना है कि ये जितने भी मैंने आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बताए कौन कौन से बोला, ये 1 से लेकर 5 तक ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो असल कैरियर्स हैं वो ये 1 to 5 है। तो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर में से कुछ प्रोटॉन पंप भी हैं, तो आपने उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को खास तौर पर आइडेंटिफाई करना है जो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं बल्कि प्रोटॉन पंप भी हैं। मसलन कौन कौन सा प्रोटॉन पंप है, तो इसमें आप याद रखो कि NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ प्रोटॉन पंप, ये एक प्रोटॉन पंप है। इसी तरह से ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो अ प्रोटॉन पंप, ये दूसरा पंप आ गया। फिर उसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, दिस इज अनदर प्रोटॉन पंप। सो टोटल हाउ मेनी प्रोटॉन पंप्स आर देयर? 3 प्रोटॉन पंप्स आर फाउंड इन दिस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जिनको हमने प्रोटॉन पंप्स कहा है ये इनका एक एडिशनल रोल है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। सही है, तो बाज़ यहां पर हम MCQ पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ऑल्सो एक्ट एज प्रोटॉन पंप। तो ये प्रोटॉन पंप्स, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखो मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करती है। मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले जरा इस सवाल का जवाब आप दें कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर,
या लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इसके अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, या स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स, क्या चीज मौजूद है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में? तो यस, लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। जी बेटा, तो अब आप देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पूरे रेस्पिरेशन में जहां जहां से भी ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ NADH या फिर वो FADH प्रोड्यूस हुए थे, वो वन बाय वन इस चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं, इस चेन के अंदर दाखिल होते हैं और फिर यहां पर वो रिएक्ट करते हैं। अगर कोई NADH मॉलिक्यूल इस चेन में दाखिल होगा, इस पाथवे में दाखिल होगा, तो इसका सामना सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजिनेज को करना पड़ेगा। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज के साथ जब ये NADH रिएक्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर था, दैट इज FMN, वो इसको कैप्चर कर लेगा और FMN इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा, जबकि NADH अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो बड़े ही इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू पास करेंगे तो वो अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे। वो क्या कि देखो, ये जो पहला कॉम्प्लेक्स था, मैंने आपको अभी तवज्जो दिलाई थी कि ये ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि प्रोटॉन पंप भी है। लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास करते हैं तो इसका वो जो पंपिंग एक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और अपॉन एक्टिवेशन इट क्विकली पंप्स द प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या चीज है यहां पर? वही हाइड्रोजन आयंस। तो ये क्विकली प्रोटॉन्स को पंप करके क्रिस्टी इनर स्पेस में, या जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, उसके अंदर ये जमा कर देगा। और जैसे ये प्रोटॉन्स यहां पे कलेक्ट होते हैं और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट वजूद में आता है। व्हाट इज दिस? दिस कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जैसे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पर स्टैब्लिश होगा तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फौरन ही इस ATP सिंथेज को एक्टिवेट कर देगा। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ATP सिंथेज मॉलिक्यूल। सो दिस ATP सिंथेज, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये आमतौर पर इनएक्टिव हालत में होता है। इट इज ऑलवेज एक्टिवेटेड व्हेन अ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश इन द क्रिस्टी इनर स्पेस। सो इस तरह से ये ATP सिंथेज एक्टिवेट होगा। अपॉन एक्टिवेशन ये दो काम करता है, ना सिर्फ ये ADP के अंदर फॉस्फेट ऐड करके उसको ATP बनाता है, जो कि इसका असल काम है, बल्कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को लूज भी कर देगा, प्रोटॉन्स को दोबारा डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करवा देता है। तो इस तरह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को स्टैब्लिश कौन करता है, तो प्रोटॉन पंप करता है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट को लूज कौन करता है, वो ATP सिंथेज को आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ATP सिंथेज के जरिए जब ये ATP बन गया तो इस तरह से हमने ये कहना है कि जो एनर्जी इस NADH के अंदर मौजूद थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी यहां पर ATP की शक्ल में स्टोर हो गई है। लेकिन अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी तो इन्होंने सिर्फ ये पहले प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट किया था तो एक ATP बन गया। अब ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स जब ये कोएंजाइम Q से होते हुए साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं, तो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स व्हिच इज अनदर प्रोटॉन पंप, इट इज आल्सो एक्टिवेटेड एंड अपॉन एक्टिवेशन इट आल्सो पंप्स द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू क्रिस्टी इनर स्पेस। एक बार फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा और एक बार फिर ATP सिंथेज एक्टिवेट होगा और फिर एक बार एक ATP मॉलिक्यूल यहां जनरेट होगा। और इसी तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते हुए जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से गुजरते हैं तो इसको भी वो मजबूर कर देते हैं प्रोटॉन पंपिंग के लिए, और एक बार फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, फिर ATP सिंथेज एक्टिवेट होता है और इस तरह से अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज। और फाइनली अब ये इलेक्ट्रॉन कौन कैच करेगा? विच वन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यूं फाइनली इस ऑक्सीजन के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स जब इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो इट बिकम्स वाटर। तो आपने देखा कि जो ऑक्सीजन यहां पर इन्वॉल्व हो रही थी, इट इज रिड्यूस टू वाटर या इट इज ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। क्या कहना चाहिए? कौन सी
स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि द ऑक्सीजन विच इज यूज्ड इन respiration, it is oxidized into water या it is reduced into water? Which one is the correct statement? सर दोनों ही ठीक है। शाबाश, कैसे दोनों ठीक है भाई? ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले रहा है तो हाइड्रोजन लेकर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? सर गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन होती तो है। इसको रिडक्शन कहेंगे ना यहाँ पर। इट इज रिड्यूस इनटू वाटर, Reduction. ठीक है ना, ऑक्सीजन Water. वाटर में चेंज हो रहा है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में बेटा कवर किया था, वहां पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि वाटर आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इट इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन, और यहां पर उसका रिवर्स हो रहा है कि ऑक्सीजन आफ्टर गेनिंग द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इट इज रिड्यूस इनटू वाटर। तो यहां पर ये रिडक्शन इवेंट है। क्लियर होगी बात? तो आपने देखा कि एक NADH मॉलिक्यूल जब ये इस तरह से रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के जरिए 3 ATP हासिल होते हैं, 3 दफा प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है और 3 दफा ATP सिंथेज हरकत में आता है, और इस तरह से 3 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड। इसी वजह से हमने वो शुरू में बार बार ये कहा था कि 1 NADH2 मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 3 ATPs, ठीक है, ये 3 ATPs के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पर इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH2 की भी ऑक्सीडेशन होती है। अगर FADH2 की ऑक्सीडेशन हो तो ये जो पहला प्रोटॉन पंप था ये स्किप हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि FADH2 को NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिफ्ट नहीं कराता। FADH2 जब आएगा इस जगह पर ऑक्सीडाइज होने के लिए तो NADH डीहाइड्रोजिनेज ये स्किप हो जाएगा और ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगा कोएंजाइम Q के साथ। तो चूंकि पहला प्रोटॉन पंप स्किप हो गया इस पाथवे में, लिहाजा एक ATP अब नहीं बन पाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स जब आगे ये साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे तो ये एक्टिवेट होगा, एक ATP बनेगा, और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से गुजरेंगे तो ये एक्टिवेट होगा, ये पंप करेगा प्रोटॉन्स को और फिर एक और ATP बनेगा। लिहाजा एक FADH2 की ऑक्सीडेशन के नतीजे में कितने ATP हासिल हो रहे हैं? 1 FADH2 गिव राइज 2 ATP, बजाय 3 ATP के 2 ATP विल बी ऑब्टेन्ड। तो इस वजह से इसका जो पोटेंशियल है ATP प्रोवाइड करने का वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू NADH2। क्लियर होगी बात? तो यहां पर ये वाली बातें पूछी जा सकती हैं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2 which of the following are stimulated to pump the protons। तो देखो ये तीनों ही स्टिमुलेट हो रहे हैं, लेकिन जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर आपने याद रखना है अब कौन स्टिमुलेट होगा? ये 2 स्टिमुलेट होंगे, ये नहीं होगा। अच्छा, यहां ये जो मैंने आपको इसकी ऑक्सीडेशन शो की है, तो अगर हम इस ऑक्सीडेशन की समरी लिखें तो ये समरी इक्वेशन कुछ यूं बनाई जा सकती है कि 1 NADH2 इसकी जब ऑक्सीडेशन हुई तो इस ऑक्सीडेशन के लिए हाफ O2 यूटिलाइज हुआ, ठीक है, हाफ O2 के साथ साथ यहां पर 3 ADP मॉलिक्यूल्स यहां पे यूटिलाइज हुए, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यहां पे यूटिलाइज हुए, और नतीजे में बना क्या? NADH ये NAD पॉजिटिव में चेंज हो गया ऑक्सीडाइज होकर, और जबकि हाफ O2 ये H2O में चेंज हो गया, जबकि ये दोनों कंबाइन होकर किस में तब्दील हो गए? 3 ATP में। सो दिस इज एक्चुअली द समरी इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। और अगर हमने FADH2 की ऑक्सीडेशन को यहां पे इंडिकेट करना हो तो ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये हाफ O2 सिंगल ऑक्सीजन एटम तो एज इट इज रहेगा, बट 3 ADP और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह क्या आ जाएगा? 2 ADP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जबकि NAD की जगह क्या आएगा? FAD, और जबकि इसके साथ साथ वाटर एज इट इज, बट 3 ATP के बजाय यहां पर 2 ATPs विल बी ऑब्टेन्ड। क्लियर? तो इस तरह से ये समरी इक्वेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जरा देखिए इन सवालात को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो अब ये बिल्कुल हाँ जी क्लियर हो गया कि दिस इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज एन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद फिर देखो, अक्यूमुलेशन ऑफ H+ आयंस
इन द इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज टर्म्ड एज, ये H प्लस आइंस की जो accumulation है इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल? प्रोटॉन ग्रेडियंट कहेंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल प्रोटॉन ग्रेडियंट इसे कहा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब आप देखिए ओवरऑल एनर्जी बजट, वो कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो जो ओवरऑल एटीपी बजट हमारे पास सामने आता है वो इस तरह से कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब ये ग्लाइकोलिसिस होगा तो इस ग्लाइकोलिसिस से 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए बनते हैं, मैंने अभी पॉइंट आउट किया था, लेकिन 2 चुके कंज्यूम हो चुके होते हैं तो इस वजह से हम उन 2 को माइनस कर देंगे 4 में से, लिहाजा हमारे पास जो नेट गेन आएगा वो 2 एटीपी होगा। जी अभिया मरियम क्या कह रही है? सर फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें पता है कि स्टेप 7 और स्टेप 9 पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, लेकिन होती तो 4 दफा है ना। हाँ, आप फिर देखो होती तो 4 दफा। जी 4 दफा उसको नहीं माना जाएगा ना। आपको मैंने समझाया कि वो जो जब 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो फिर वो 4 ही दफा होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं आप। मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो वो जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है ना, सेकंड फेज, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज, तो वो जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो 2 दफा होगा। ठीक है ना, उसका हर एक रिएक्शन ट्वाइस है, यानी ऑक्सीडेटिव फेज में हमने जो रिएक्शन नंबरिंग की हुई है उसमें हम कहते हैं रिएक्शन नंबर 6 वो भी ट्वाइस है, रिएक्शन नंबर 7 वो भी ट्वाइस है, रिएक्शन नंबर 8 भी ट्वाइस है, ऐसे करके ना वो ट्वाइस रिएक्शंस हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता है ना कि हमने एक दफा जो ग्लाइकोलिसिस हुआ था उसको नंबरिंग हम अलग करते 1 2 3 4 अप टू 10, और दूसरा जो हुआ था उसके अंदर फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करते कि भाई 10 रिएक्शन तो यहाँ हो गए और ऑक्सीडेटिव फेज चूंकि 2 दफ़ा हो रहा है तो अब उसमें जो सेकंड टाइम ऑक्सीडेटिव फेज होगा तो उसकी नंबरिंग होनी चाहिए 11 12 13 14 ऐसे करके। अगर यूँ होता तो फिर हम कहते कि भाई एक दफ़ा ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है फलां रिएक्शन में, फिर उसके बाद फलां में। ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? हम समझ आ गए जी बस। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज जो है ना ये ट्वाइस हो रहा है और इसके रिएक्शन को हम ऐसे बस सिंगल नंबर दे रहे हैं 6 7 8 9 10। तो इसलिए जब हम ये बात कहेंगे कि भाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कितने ओकेजन्स पर या कितने रिएक्शंस में हो रहा है तो आप कहेंगे 7 और 10 में हो रहा है। ये नहीं कहेंगे 2 दफा 7 में हो रहा है 2 दफा 10 में, टोटल 4 दफा हो रहा है। ये आमतौर पर राइज नहीं है ये आइडिया। ठीक है जी, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो है ना वो जो साइंटिफिक वर्ल्ड में राइज हो जाती हैं, जो बड़े साइंटिस्ट ने जिस तरह से चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ होता है तो फिर छोटे साइंटिस्ट उसको उसी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं, जब तक कि हम भी कोई बड़ी डिस्कवरी करके और उसको रिजेक्ट ना करें और कोई नया आइडिया ना पेश कर दें, वो उसको हमें उसी तरह से फॉलो करना होता है। अच्छा, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बहरहाल ये आपने देखा कि इसके नतीजे में ग्लाइकोलिसिस में से 2 एटीपी निकले फाइनली। ठीक है, टोटल 4 बने थे, 2 माइनस कर दिए तो बाकी अब फाइनली 2 एटीपी मिले। और उसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये क्रेब्स साइकिल में भी हुआ तो वहां से भी 2 एटीपी मिले, तो 2 और 2 हो गए 4 एटीपी। तो ये 4 एटीपी दे आर द रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन आप दोबारा याद कर लें सब लोग कि ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये वो मैकेनिज्म है जब कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट डायरेक्टली एडीपी को फॉस्फोरिलाइज कर दे, उसका फॉस्फेट डायरेक्टली एडीपी को मिल जाए ड्यूरिंग द रिएक्शंस, तो ऐसी सूरत में जो एटीपी बनेगा वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का रिजल्ट होगा। और ये टोटल 4 एटीपी इस तरह के मैकेनिज्म के तहत प्रोड्यूस हुए। अच्छा, बाकी आप हिसाब किताब देखिए कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स भी बने थे। सही, ये NADH2 मॉलिक्यूल चूंकि साइटोप्लाज्मिक प्रोडक्ट है, दीज NADH2 मॉलिक्यूल्स वर प्रोड्यूस इन द साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। सही, तो वहां से अब इनको माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज होना है। लेकिन आप याद करो कल वाले लेक्चर में मैंने पॉइंट आउट किया था कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो ये NADH2 मॉलिक्यूल्स जब माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हो रहे होंगे तो दे विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू FADH2, और FADH2 का चूंकि पोटेंशियल लो होता है लिहाजा इन 2 NADH2 से बजाय 6 ATP मिलने के
यहां पर 6 के बजाय कितने मिलेंगे? 4। 6 किस सूरत में मिल सकते हैं? अगर प्रोकैरियोट्स हों। प्रोकैरियोट्स में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा वहां पर ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और इनसे पूरे पूरे 6 एटीपी हासिल होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ये 2 NADH मॉलिक्यूल अपना पोटेंशियल लूज कर देंगे और इनसे 6 के बजाय 4। तो आमतौर पर यहां पर यह कहा जाता है कि 2 ATP यहां पे खर्च हो गए। वो असल में इन नॉन टेक्निकल वे यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2 ATP खर्च हो गए। एक्चुअली नो ATP हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस एंट्री। मैंने आपको कल वो एक मैकेनिज्म बताया था, उसको कहते हैं ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल। उसे क्या कहते हैं? ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल। तो उस ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल के जरिए वो एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स दरअसल डोनेट कर देता है अंदर FAD को और वो FADH बन जाता है। तो इस तरह से उसका पोटेंशियल थोड़ा लूज हो जाएगा। तो इन नॉन टेक्निकल वे हम ये कहेंगे कि दरअसल ये जो NADH है अंदर जाते हुए अपने 2 ATP लूज कर गया है। सही। तो हालांकि वो ऐसे इधर खर्च कोई नहीं हुए, लेकिन इन जनरल कहा जाएगा कि वो 2 ATP यहां पे लूज हो गए। तो यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो 2 ATP का डिफरेंस आता है ना, वो 2 ATP का डिफरेंस इसी पॉइंट पर आता है, बाकी और जगहों पर नहीं है। तो आपने यूकैरियोट्स के केस में ये फिगर याद रखनी है और प्रोकैरियोट्स के केस में ये फिगर याद रखनी है यहां पे। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट स्टेप था ये। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, या इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। सो दिस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इट इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ 2 NADH मॉलिक्यूल्स। तो ये 2 NADH मॉलिक्यूल्स जो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रिलीज हुए हैं और ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाकर जब ऑक्सीडाइज होंगे तो इनसे अब पूरे पूरे 6 ATP हासिल होंगे। यहां पर कोई पोटेंशियल लूज होने का खतरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल में आ जाइए। तो क्रेब्स साइकिल में अगर आप काउंट करें तो आपको मैंने पॉइंट आउट किया था कि 6 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से 6 NADH से टोटल 18 ATP, हर एक से 3 और इस तरह टोटल 18, और 2 FADH से कितने बनेंगे? 4 ATP। अब ये वाले सारे ATP जो यहां से हासिल हो रहे हैं ना थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्चुअली ये रिजल्ट है केमियोस्मोसिस का। यहां पर ये केमियोस्मोटिक इवेंट परफॉर्म हुआ है जिसके नतीजे में ये सारे बन रहे हैं। तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये, अगर हम यूकैरियोट्स की काउंटिंग करें, सपोज करें यूकैरियोट्स, तो इधर से हम 4 काउंट करेंगे, 4 और 6 10, 10 और 18 28, 28 एंड 4 32। तो ये जो 32 ATPs हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन ऑफ ATP। ठीक है, ये केमियोस्मोटिक सिंथेसिस है ATP की। तो आपने ये दोनों फिगर्स याद कर लेनी है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में टोटल कितने ATP हासिल हुए और ये केमियोस्मोसिस के नतीजे में कितने हासिल हुए, और दोनों को सम अप करो तो आपके पास ये नेट गेन क्या आ गया? 36 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये 36 किस केस में? इफ दिस रेस्पिरेशन अकर्स इन द यूकैरियोट्स। बट अगर ये प्रोकैरियोट्स में हो तो मैंने कहा कि यहां पर 4 के बजाय 6 आ जाएगा। अगर यहां 6 आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर फिर 34 आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आएगा? यहां पर फिर 38 आ जाएगा। तो ये जो 2 ATP का डिफरेंस है वो इस तरह से यहां पर पूरा हो रहा है। अब बच्चों यहां पर ये बहुत सारे सवालात यहां से बनते हैं, तो इसमें आपने कुछ और बातों पर भी तवज्जो करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि हाउ मेनी ATPs कैन बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म का यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना माना जाएगा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में साइटोप्लाज्म के अकाउंट में कितने ATP डाले जाएंगे। तो ये जो 2 ATP हैं ये साइटोप्लाज्म का अकाउंट है, और इन NADH से जो ATP मिलेंगे ये भी साइटोप्लाज्म का अकाउंट होगा। तो साइटोप्लाज्म का अकाउंट कितने ATP मुश्तमिल है? 2 + 4 दैट 6 अगर यूकैरियोट है। सही, 2 + 4 ये साइटोप्लाज्मिक अकाउंट है, और बाकी का जो सारे का सारा ATP का बजट है वो माइटोकॉन्ड्रियल अकाउंट में ऐड होगा। और अगर ये प्रोकैरियोट है फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही कोई नहीं, फिर सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म का ही अकाउंट बनेगा। समझ आई बात?
तो यूकैरियोट में अब माइटोकॉन्ड्रियल अकाउंट में कितने होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियल अकाउंट में अब आपने ये 6 और 18 ये और ये 4 36 में से 6 निकाल दिए, बस 36 में से 6 निकाल दें तो बाकी बचेगा 30। तो 30 कैन बी इंक्लूडेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल अकाउंट। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बजट को आपने देखना है। ठीक है भाई, ये क्लियर होगी बात। तो अब आप ये जवाब दीजिए कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर नेट यील्ड ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। पूरी रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए आखिरकार कितने एटीपी रिकवर हुए हैं, अभी हमने काउंट किया है 2, 4, 36, 38 या नन ऑफ देम। तो सबस्ट्रेट लेवल से हाँ कितने हुए थे 4 नॉट 36, ये डब्बा नीचे आ गया फिर ही 4 इज द राइट आंसर। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये राइट आंसर बी है नॉट सी, बी केयरफुल। अच्छा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर नेट यील्ड ऑफ द केमियोस्मोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट breakdown of one glucose molecule in aerobic respiration? 32 32. So 32 is the right answer. Good. Acha, how many molecules of ATP are net yield of complete breakdown of one glucose molecule during aerobic respiration in eukaryotic cell that can be included in the cytoplasmic account? जैसे अभी मैंने आपको बात समझाई थी, तो cytoplasmic account में 6. Very good. और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर नेट यील्ड, ये माइटोकॉन्ड्रियल अकाउंट की बात हो रही है, तो अभी हमने कैलकुलेट 30। गुड। अब आखिर में देख लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म था ये इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है। तो देखो इसकी रेगुलेशन इस तरह से होती है कि आपने नोट किया कि ये मुख्तलिफ स्टेप्स में से एटीपी हासिल हो रहे होते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए और एटीपी की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए और आगे ये खर्च नहीं हो रहे हैं, तो जैसे इसका लेवल अप होगा तो इसका लेवल एक सर्टन लिमिट से अप होने पर ये एटीपी खुद इनहिबिट करना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हैं कि एक एंजाइम है यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, ये ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, इसको ये इनहिबिट करेगा और इस तरह से ये जो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म है ये स्लो डाउन हो जाएगा। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, या फिर जिसको हम वो कहते हैं ना फीडबैक इनहिबिशन। हाँ, नॉन कॉम्पिटिटिव की एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी फीडबैक इनहिबिशन, तो ये फीडबैक इनहिबिशन है। सही। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर सिट्रेट, ये भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, जैसे एटीपी कंट्रोलिंग फैक्टर था ना कि उसका लेवल सर्टेन लिमिट से हाई होगा तो ये इनहिबिट करेगा। सिमिलरली अगर सिट्रेट का लेवल डाउन होगा तो ऐसी सूरत में ये सिट्रेट एक्टिवेट करेगा इसको और इस तरह फिर दोबारा मेटाबॉलिज्म रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो ये NADH है। तो NADH की कंसंट्रेशन भी जब ये अप होने लगती है तो इसकी कंसंट्रेशन अप होने से ये NADH पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा और फर्दर इसका ये जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये रेगुलेटरी फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। एक रेगुलेटरी फैक्टर ये है, एक ये है और इसी तरह से एक ये है। और बाज़ औक़ात कुछ वैसे ओवरऑल जो बॉडी की सिचुएशंस होती हैं जो कि बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं टू गेन मोर एंड मोर एनर्जी, वो भी इस पाथवे को एक्टिवेट करती हैं ताकि ज़्यादा एनर्जी हासिल हो सके। सो दीज आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स दैट रेगुलेट दिस रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है भाई, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर और इसके साथ ही हमारा ये जो बायो एनर्जेटिक्स का पोर्शन है ये भी अपने अख्ताम को पहुंचा और इंशाल्लाह फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इससे अगला यूनिट है वैरायटी ऑफ लाइफ की वायरसेस का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.